नमस्कार साथियों। आज हम यूपी आर ए आर ओ के जो पीवाई क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे जो सामान्य विज्ञान पर आधारित हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछे गए थे, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो पूछा गया है कि इसमें कौन सी है, धारामापी, विभवमापी, डायनेमो या फिर विद्युत मोटर। तो जो पहले का राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित कौन सी युक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी डायनेमो है। ठीक है, तो और इनके विश्लेषण के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आंसर दिया गया है सी। अब हम बात करते हैं जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी की चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझना होगा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नहीं पूछा गया है, यानी ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो यहाँ पर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन या फिर र्यूमर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दूसरे का वो है सी। ठीक है, तो याद रखना केल्विन, यानी केल्विन ताप का जो ताप पैमाना है ना, ताप में केल्विन वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इनके बारे में। तो लिखा हुआ है कि केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु 373 केल्विन अंकित किया जाता है और इनके बीच का अंतर को दूरी को 100 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। इस प्रकार केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। 0 केल्विन का अर्थ है -273 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो ताप का पैमाना है उसमें ऋणात्मक मान किस में नहीं होता है, केल्विन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो समान द्रव्यों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है, 4:9 दिया गया है। तो इनके वेगों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो उनके वेगों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो उसी के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर अगर हम इनके बारे में बात करें, के बराबर होता है के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो mv² होता है इसके अनुसार ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरे का बी, यानी 2:3 होगा। तो हम समझ लेते हैं इसे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर प्रश्नों के अनुसार दोनों प्रश्नों में जो समान द्रव्य माना गया है और वेग v1 v2 है, तो इस अनुसार इन केल्विन यानी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है यानी 1/2 mv²। और जो K2 2 दी गई है तो यहाँ पर K2 मान लीजिए और 1/2 mv², तो उनका जो मान दिया गया है वो ये दिया गया है। ठीक है, अर्थात इन v1² अपन v2² बराबर 4/9। तो अगर इनका हम वर्गमूल लेंगे, ठीक है, तो यानी वर्गमूल लेंगे तो 2:3 आ जाएगी, यानी v1 और v2 जो मान है वो 2:3 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। एग्जाम के दौरान हमें इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, यानी पहला है कि सेंटीग्रेड या फिर कैलोरी या फिर अर्ग या फिर जूल। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी ऊष्मा की जो इकाई है वो सेंटीग्रेड नहीं है, जबकि कैलोरी भी है, अर्ग भी है, जूल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सेंटीग्रेड ताप की इकाई है, जबकि अर्ग ऊष्मा की सीजीएस इकाई है, जबकि कैलोरी और जूल एसआई जो मात्रक होते हैं उनमें ऊष्मा की एसआई इकाई है। इस प्रकार कैलोरी, जूल और अर्ग ऊष्मा की इकाइयाँ हुई, जबकि सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। ठीक है, तो यहाँ पर शाकनाशी के बारे में बात की गई, कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। पहला है
क्लोरपायराई क्लोरपायरीफॉस या फिर कार्वेडॉन्जिम या फिर क्विनॉल फॉस या फिर ब्यूटाक्लोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके जो पांचवें का जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है डी है। ठीक है, यानी ब्यूटाक्लोर है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं डी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ब्यूटाक्लोर शाकनाशी रसायन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यही पूछा गया था कि शाकनाशी कौन सा रसायन है, तो ब्यूटाक्लोर है। जबकि क्लोरपायरीफॉस खरपतवारनाशी है और कार्वेडॉन्जिम कवकनाशी है, जबकि क्विकनॉल-फॉस कीटनाशी रसायन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सभी रसायन। तो यहाँ पर पूछा गया था कि शाकनाशी कौन सा है, तो वो आपका ब्यूटाक्लोर है, ब्यूटाफ्लोर है। अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। यानी फिर यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन या फिर पीवीसी। तो 6 का जो राइट आंसर है वो डी, यानी पीवीसी नहीं किया जा सकता है। यानी जो बहुलक है जैव निम्नलिखित में से नहीं किया जा सकता, इन पीवीसी को नहीं किया जा सकता। इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी यहाँ पर कुछ उसके बारे में जानना होगा कि जैव निम्नीकृत पदार्थ उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक कवक, बैक्टीरिया, परावैज्ञानिक किरणों आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं। यानी जैव निम्नीकृत क्या होते हैं कि वो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक कवक, बैक्टीरिया, परावैज्ञानिक किरणों से आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन आदि ये सब विघटित हो जाते हैं। जबकि वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं उन्हें गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है, जैसे स्क्रैप, धातु, पीवीसी, प्लास्टिक आदि। इन पर जैव निम्नीकृत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो और आदि जैव निम्नीकृत पदार्थ में प्रत्यक्ष प्रदूषण के रूप में कार्य करते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं जो 7th क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर फिर से सुमेलित के पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है, उसी के बारे में बात करें। जैसे कि एल्यूमिनियम बॉक्साइड है, कॉपर सिनेवार है, जिंक कैलामाइन है या फिर आयरन हेमेटाइट है। तो इसका जो मतलब सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको देखना होगा 7 का आंसर बी, यानी जिंक का कैलेमाइन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है, कॉपर का सिनेवार है, आयरन का हेमेटाइट है, जिंक का कैलेमाइन नहीं है। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ पर धातु के दिए गए, जबकि यहाँ पर अयस्क, यानी एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है, कॉपर का पायराइट्स और क्यूप्राइट्स है, पारा का सिनोवार है, जिंक का कैलेमाइन जबकि आयरन हेमेटाइट है, जबकि सिनेवार पारा का अयस्क है। ठीक है, तो याद रखना है जो सिनेवार है वो पारे का अयस्क है यहाँ पर, यानी 7 का जो राइट आंसर है वो बी होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, 8वां क्वेश्चन है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास निम्नलिखित में समुद्री घास होती है, उसके मुख्य जो तत्व का स्रोत है वो क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है कि आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समुद्री घास का जो मुख्य स्रोत के बारे में बात करें तो वो है आयोडीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में देख लेते हैं कि समुद्री घास आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बढ़ते शिशु और मस्तिष्क के विकास और थायराइड की प्रक्रिया को अनिवार्य होता है। यह शरीर के तापमान को विनियमित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। चूंकि आयोडीन शरीर में जमा नहीं रह सकता है, इसलिए इसे दैनिक आहार में लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन था कि समुद्री घास का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो आयोडीन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 का राइट आंसर था वो ए था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उस समय किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर पूछा गया है यानी सूर्य के प्रकाश का। सूर्य के प्रकाश के बगैर सूर्य के प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो नहीं सकती, या फिर ऑक्सीजन के या जल के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के, ये सभी जरूरी हैं। जबकि ऑक्सीजन इससे निकलती है, यानी ऑक्सीजन इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, ना कि इसमें आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में जल कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर था वो बी था। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 6CO2 + 12H2O एरो C6H12O6 + 6H2O + 6O2 यहाँ पर निर्मुक्त हो रही है ऑक्सीजन, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर हमने 9 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन PY क्वेश्चन थे जो RO परीक्षा में पूछे गए थे, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।